वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी मईशत का और उसके हवाले से जो दो अहम तरीन इशूज़ हैं। सबसे पहले फैटफ इस माह की 21 तारीख को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी का इजलास होने जा रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसला किया जाएगा और ये जो फैसला है इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तरफ से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से इक़दामात लिए गए हैं, ख़ास तौर पे जो कानून साजी की गई है, इनका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। अगरचा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैटफ ने जो तफसीली जायज़ा लेना था वो जून के अंदर लेना था, मगर कोरोना की वजह से ये जो सब रिव्यूज़ थे और जो डेडलाइंस थी उनको अक्टूबर तक मौखर कर दिया गया। जुलाई के आखिर तक हुकूमत पाकिस्तान ने फैटफ की तरफ से जो 27 नुकाती एजेंडा दिया गया था उसमें से 14 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद करने का दावा किया था और अगले 2 माह के दौरान हमने देखा कि पार्लियामेंट से 15 के करीब मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उनके अंदर तब्दीलियां भी मंजूर करवाई गई। सितंबर में हुकूमत की तरफ से फैटफ को जमा की गई जो रिपोर्ट थी उसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान ने जो बाकी अब 13 पॉइंट्स रह गए हैं उन पर भी अमल दरामद जो है वो यकीनी बना लिया है। इसके साथ साथ जो एक बहुत दूसरा बड़ा मामला है अहम, और वो है पाकिस्तान के साथ IMF के आने वाले जो मुज़ाकरात हैं। कोरोना की वजह से जो IMF ने पैकेज दिया था पाकिस्तान को $6 अरब का और जो इसके साथ शराइत मुंसलिक थी उन सबको कुछ ना कुछ हद तक मौखर कर दिया गया था जब कोविड-19 वाली सूरत हाल दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर आई। मगर अब गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनका ये दावा है कि इस पैकेज की बहाली के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त तक शुरू हो चुके हैं। IMF की तरफ से भी बहुत गहरी नज़र रखी जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान पे पर सारी दुनिया के ऊपर, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत एक मुआशी बहरान भी सामने आया है। IMF के जो सरबराह है उन्होंने रिसेंटली कहा कि कोरोना की वजह से जो आलमी मईशत के अंदर सुकड़ने की प्रेडिक्शंस थी वो 5% तक की गई थी, मगर लग रहा है कि शायद ये अब इतना ज़्यादा ना जो प्रोजेक्शंस थी उतनी सूरत हाल ख़राब ना हो और उससे कम ही हमें कंट्रैक्शन नज़र आए वर्ल्ड इकॉनमी में। मगर फिर भी जो कमज़ोर मईशत वाले ममालिक हैं उनकी सूरत हाल के ऊपर एक गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस सारे इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस साहिबा। ये मेंबर हैं कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, ये एक पब्लिक और इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। हसन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त क्या असेसमेंट है? आप फैटफ के हवाले से काफ़ी गौर से देखते रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कवानीन के अंदर तब्दीलियां की गई और नई मॉनिटरिंग बॉडी सेटअप की गई। आपके ख्याल के अंदर क्या अब हम करीब आए हैं इस पोजीशन के कि अगली दफे जब फैटफ का रिव्यू होगा तो कोई चांसेस है हमारे ग्रे लिस्ट से निकलने के? जी आरिफा, शुक्रिया। अगर आपने कई बातों का जिक्र किया अभी खुद ही, और मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया FATF के हवाले से। क्योंकि देखिए, एक तो FATF का एक्शन प्लान था जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें 27 एक्शन पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो APG का रिव्यू था, जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर भी लातादाद जो खामियां थी और कमज़ोरियां थी उसकी तरफ इशारा किया गया था। तो अगर आप देखें कि पिछले कुछ माह में हुकूमत ने बहुत सारे फ्रंट्स पे काम किया। मसलन तकरीबन 14 के करीब कवानीन ऐसे हैं जिनको अमेंड किया गया, उस पर कई बातें भी हुई, शोर भी मचा। वो है जो बैंक्स थे उनके ऊपर काफ़ी सख्ती की गई, उन पर तकरीबन $1.5 अरब के जुर्माने लागू किए गए जहाँ पे कोई कमी रह गई थी। पाकिस्तान पोस्ट और नेशनल सेविंग्स के ऊपर बड़ी दफ़ा बात हुई थी, उसके ऊपर एक रजीम लाई गई। आपका जो फ्री अपना जो रहता है करेंसी का नॉन वेरिएबल जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उसके लिए कानून में तब्दीली लाई गई। और जो इन्फोर्समेंट थी, कई टेररिज्म फाइनेंसिंग के केसेस रजिस्टर किए गए। तो ये एक बड़ी ब्रॉड ब्रश एफर्ट है।
بتایا یہ جاتا ہے کہ جو 27 ہمارے ایریاز تھے اس میں 14 میں ہم ویور آئیدر کمپلائنٹ یا لارجلی کمپلائنٹ تھے. اب لگتا یہ ہے کہ ہم قریباً 25-26 ایریا سے قریب شاید ہم لارجلی کمپلائنٹ ہو جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لاسٹ مائل ایفرٹس ابھی بھی رہتی ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جائیں اور وہاں پہ اپنا کیس پریزنٹ کریں تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی جو سیریسنس ہے اس دفعہ وہ دنیا کے سامنے واضح ہوگی. کیا وہ پاکستان کو پورے طور پہ گرے لسٹ سے نکال پائیں گے اور پاکستان کو ایک آن سائٹ وزٹ کی ریکویسٹ کرنی پڑے گی, کیا وہ کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے اس ڈسکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں حکومت اس میں ڈسکلوز نہیں کرتی. لیکن جو چیزیں میڈیا میں آئی ہیں اس سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ خاطر خواہ پروگرس ہوئی ہے, اور ہمیں بہت ہوپ فل رہنا چاہیے کہ یا تو اس دفعہ کیا اس کے بعد جو لاسٹ مائل ایفرٹس ہوں گے اگلی دفعہ پاکستان انشاءاللہ گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. مجھے کافی امید ہے. صحیح. ڈاکٹر عائشہ, آپ تو obviously جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں بہت آپ کی جماعت, آپ بھی, آپ نہ صرف اس کو قریب سے دیکھتی رہیں بٹ جماعت کی جو سیاست تھی اور جو پارلیمنٹ کے اندر پریزنس تھی اس کی وجہ سے آپ کلوزلی انوالو بھی رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو اسیسمنٹ ہے حسان خاور صاحب کی, آپ اس سے اگری کریں گی, اور یا آپ کے خیال میں جو قوانین پاس ہوئے ہیں وہ ان کے اندر کافی گنجائش تھی ابھی امپروومنٹ کی, کیونکہ اپوزیشن سے بار بار یہ آواز آ رہی ہے کہ قوانین پاس کرنا کافی نہیں تھا, یہ اگر بہتر قوانین پاس کر لیتے تو شاید فیٹف کے حوالے سے بھی بہتری رہتی. جی بالکل, تھینک یو عارفہ. دیکھیے حسان صاحب کا جو ابھی اسیسمنٹ ہے ہی از رائٹ کہ ہمارا پچھلا جو فیبروری میں ان کو ہمیں ایکشن پوائنٹس دیے گئے تھے وہ بہت ہی, اس پہ ہمارا ان کا جو ردعمل ہمارے پروگریس پہ تھا واز جسے کہنا چاہیے اس کے کنسرنس تھے, اور وہ ایسا نہیں تھا جیسے ایکسپیکٹڈ تھا, اور ہمیں ایشوز تھے. تو obviously ہمیں وہ اس کمپلائنٹ ہونے کے لیے, گرے لسٹ کے لیے کرنے کے لیے ہمارے لیے اٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی بات بھی کری, آئی ایم ایف بھی لنک کر رہا ہے ایف اے ٹی ایف سے. پہلی دفعہ کچھ میرا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اپنے انہوں نے کنسلٹیشنز میں اور باتوں میں اور اپنے اس پہ پیپر پہ بھی یہ لکھی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کمپلائنس از امپورٹنٹ فار دیم ایز ویل. سو اب پوائنٹ یہ ہے کہ قانون سازی تو ہوئی ہے, اور پچھلے دنوں تو کوئی تقریباً 9 قانون جو ایک ہی سٹنگ میں تقریباً نکل کے گئے ہیں, اس میں ہمارا کنسرن کچھ یہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ فیٹف سے کہ ظاہر ہم تو چاہ رہے تھے کہ فیٹف سے گریڈ اس سے نکلے اور وہ قانون سازی ہو جو فیٹف ریکوائر کر رہا ہے. وی ہیڈ دی امپریشن کہ یہ ایف اے ٹی ایف سے تھوڑا زیادہ ہی قانون سازی ہم کر رہے ہیں, جو اسٹرکٹنیس ہے, جو ڈاکٹر جسے کہنا چاہیے وی ہیو ایکچولی, لگتا مجھے یہ ہے کہ ایز فار ایز لیگل کمپلائنس از کنسرن ہم نے تھوڑا زیادہ ہی کر دیا, یعنی شاید ایف اے ٹی ایف نے نہ بھی مانگا ہو مگر ڈاکٹر صاحبہ, would you like to give us an example? کیا آپ کوئی مثال دیں گی کہ آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے لیگل کمپلائنس ضرورت سے زیادہ ہی کر دی ہے؟ دیکھیے میری فیلنگ کیا ہے, ہماری جو پورا پوائنٹ یہاں پہ تھا, فار ایگزامپل جو ریگولیٹری فریم ورک تھا, جو کہ کون مانیٹر کرے گا, کون اس کی انویسٹیگیشن کرے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ, اس میں نیب کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی. ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ باقی ایجنسیز جو ہیں وہ ایڈیکویٹ ہیں, اس لیے کہ یہ فریم ورک تو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کو ایک ایسی ایجنسی جس کا یورپین یونین وغیرہ نے بھی تھوڑے سے اپریہنسو رہے ہیں اس کے بارے میں, اور ان کا جو ریئیکشن رہا ہے اس کی نیب وغیرہ کے لیے, وہ اتنا زیادہ انڈیپینڈنٹ ان بائسڈ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا نہیں رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی ہم آگے بات کر سکتے ہیں, یعنی ایف اے ٹی ایف کو کی کمپلائنس کے اوور اینڈ ابو لگی ہمیں وہ باتیں. اسی طرح جو ڈاکیومنٹیشن کا جو پروسیس تھا, ہم نے جس طرح ڈیٹیل میں لے کے گئے ہیں, لگ یہ رہا تھا کہ شاید اس سے کم میں بھی ہماری لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی. تو دیکھیں اس میں ہم نے اس وقت جو ہے وہ پراپرٹی کے لیے, جویلری کے لیے, باقی ساری اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کافی زیادہ ڈاکیومنٹیشن پہ پیش رفت کی ہے, سجیشن کیا ہے. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ اس کو ڈاکیومنٹیشن اور لیگل لا تو رہے ہیں آپ,
मगर पॉइंट ये है कि ऐसा लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करें ना जो कंप्लायंस जिसकी आप कर पाए, कहीं ये ना हो कि कल फैटफ बिल्कुल सही। ये तो आपने वो लीगल फ्रेमवर्क जी रखा तो नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हसन खावर साहब से, डॉक्टर आयशा गौस से, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मईशत की, फैटफ, IMF, इन सब इश्यूज़ के हवाले से। जी हसन साहब, अभी डॉक्टर आयशा ने एक बहुत अहम बात की, और ये सवाल जो है पूछने की भी बहुत ज़रूरत है कि कवानीन पास करना पाकिस्तान में गालिबन सबसे आसान काम होता है, क्योंकि कभी हमारे यहाँ ये तो चैलेंज समझा ही नहीं जाता कि इसको इम्प्लीमेंट करना भी है या नहीं, और अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फैटफ के साथ भी ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? क्या उन्होंने हमें सिर्फ इस पे जज करना है कि हमने कवानीन पास कर दिए, या वो ये भी देखेंगे कि हमने इसके नीचे कितनी ट्रांजैक्शंस पकड़ी, लोगों को जिसको कहते हैं अरेस्ट किया, चार्ज किया, कन्विक्ट किया, क्योंकि ये भी बहस पहले दिन से हो रही है। जी आरिफा, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें बात करनी पड़ेगी। जो APG का रिव्यू हुआ, उन्होंने जो म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट इशू की, उनके दो एरियाज थे। एक एरिया है टेक्निकल कंप्लायंस का, एक है इफेक्टिवनेस का। इसके अलावा FATF का एक्शन प्लान है। अगर आपने APG की रिकमेंडेशन के ऊपर अपनी रजीम को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है, तो आपको अपने लॉज चेंज करने पड़ेंगे। मैं डॉक्टर साहिबा ने जो बात की है मेरे, क्योंकि देखिए ये बातें पब्लिक नहीं है कि लॉ में उनको क्या रिक्वायरमेंट दी गई थी, उन्होंने क्या चेंज किया, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता कि ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन थी कि नहीं। लेकिन बहरहाल लॉज को चेंज करना APG की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी, और इसीलिए 14 कवानीन को अमेंड किया गया। और अगर आप उन कवानीन की लिस्ट देखें तो वो ज़ाहिर है कि एक रेलिवेंट कवानीन है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस तरह के वो कवानीन है। जब इफेक्टिवनेस की बात आई तो एक पाकिस्तान के ऊपर इशारा हुआ कि हमारे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स हैं वो वीक हैं, हम सिस्टम्स का सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे। उस पर कई वर्किंग ग्रुप फॉर्म किए गए। एक एतराज़ पाकिस्तान पे ये था कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद उस तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पे नज़र नहीं रख पा रहे, उनको भी टाइट किया गया। और मैंने आपसे बताया कि पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 1.5 अरब रुपए के फ़ाइन हुए उन बैंकों में, तो ये था। अब आखिरी बात आती है इन्फोर्समेंट की, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि FATF का सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि आप लाख अपने भले कानून ठीक कर लें, असल इशू ये है कि जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रिसोर्सेज की फरहमी आप कैसे मुश्किल बनाएंगे, आप कितने लोगों के एसेट फ्रीज करेंगे, आप कितने केसेस रजिस्टर करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, कन्विक्ट करेंगे। जो अखबारी खबरें आई हैं उससे लगता ये है कि उस फ्रंट पे भी काफ़ी काम हुआ है। क्या वो काम इनफ था, एडिक्वेट था, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने देखा कि कई हज़ारों ऐसी एंटिटीज़ थी जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको एक डेटाबेस में लाया गया। आपकी जो प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके एसेट्स फ्रीज किए गए बेतहाशा। कई टेररिज्म फाइनेंसिंग के नए केसेस रजिस्टर किए गए। तो इन्फोर्समेंट पे बहरहाल हमें काफ़ी हरकत नज़र आती है। अब क्या ये अप टू द मार्क है कि नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो हुकूमत ने किया है उसमें टेक्निकल कंप्लायंस यानी कि कवानीन की तब्दीली भी है, उसमें इंटर एजेंसी मामलात भी हैं, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सुपरविजन और रेगुलेशन भी है, और उसमें इन्फोर्समेंट भी हमें नजर आती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर आयशा, इफ यू हैव एनी कमेंट्स ऑन व्हाट हसन साहब सेड, बट साथ में आई वुड लाइक टू कि आप जरा इस पे भी बात करिएगा कि जो IMF के साथ अब हमारे जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, इनके ऊपर भी आजकल बहुत गुफ्तगू होती है कि इस दफे बहुत सा प्रेशर आ रहा है या तनकीद भी हो रही है कि बहुत जरूरत है कि हुकूमत जो है, जिसको कहते हैं कि निगोशिएट टफ करे, कि जो कंडीशंस IMF ने लगाई हैं, जो उनकी शराइत हैं, उनके अंदर अगर नरमी ना पैदा की गई, और वो पैदा करवाने के लिए हुकूमत को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, टफ स्टैंड लेना पड़ेगा, तो इकोनॉमी जो है जिसको किक स्टार्ट करने की जरूरत है वो इस वक्त नहीं होगा।
आप दोनों बातों पे कमेंट करूंगी। जी हसन साहब की जो बात है, आई ब्रॉडली स्पीकिंग आई एग्री विद इट कि जी हमें टेक्निकल कंप्लायंस भी शो करनी है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि कुछ इसकी इंटर एजेंसीज के साथ साथ कुछ चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करनी है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में। तो इंटर गवर्नमेंट डिफरेंट टेयर्स में भी हमें उनको कोऑर्डिनेशन दिखाना है, इसलिए कि इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें FIA भी इन्वॉल्व है, ये अलग टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो इश्यूज अच्छे खासे हैं और इसमें हमें जो हमारा कंसर्न है कि जब इन्फोर्समेंट पे रिपोर्ट हमसे मांगेंगे तो अभी तो इन्होंने वो हमारे लिए हमें उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंटर कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स, इंस्टीट्यूशंस, फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीजों को जरा पहले से सेटअप करके देखना पड़ेगा। इसी के इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नॉट, देखिए दोनों चीजें इंश्योर करनी है कि FATF की रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और लोगों के लिए हरासमेंट का सोर्स ना हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। इस वक्त हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में बढ़ाना लाजिम हो रहा है। लुक एट द ग्रोथ रेट, नेगेटिव 4%, 0.4% पे इस वक्त हम इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इसको बहुत तेज ले जाना है। और अगर हमें हमारा आइडियल ग्रोथ रेट जो होना कंट्री ने अचीव करना चाहिए वो तो तकरीबन कोई 6% के करीब है। हम कहाँ से जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी जब नहीं होगी? और ये वी हैव टू रिकवर, वरना तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सारी इश्यूज खड़े रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि ये हमें हमारे लिए जरूरी है। अब आते हैं IMF के लिए। देखिए IMF का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। IMF हमारा प्रोग्राम अच्छा जरूरी था। हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स जो थी वो हम IMF के प्रोग्राम के कंप्लायंस के बगैर और जो मल्टीलैटरल, बायलैटरल, कमर्शियल एक्सेस हमें मिलता है उसकी वजह से बाकी फंडिंग के लिए उसकी बिल्कुल जरूरत है। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि हमें करना चाहिए था। अब इन हालात में हमारा सेकंड रिव्यू तक नहीं हुआ, फरवरी में हो जाना चाहिए था, फिर उसके बाद कोविड आ गया। उन्होंने भी हमें टाइम दिया IMF ने कि हमें अब आप थोड़ा सा और टाइम लें क्योंकि इकोनॉमिक हालात ग्लोबली ठीक नहीं है, पाकिस्तान के भी ठीक नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये था कि कोरोना की वजह से हमें IMF से गवर्नमेंट ने हमारे जो EFF प्रोग्राम है उस पर निगोसिएशन शुरू कर देनी चाहिए थी और कहते ये चाहिए था कि आप हमें टाइम और दें क्योंकि ये इकोनॉमी रिकवर कर रही है कोविड के नेगेटिव एडवर्स रिएक्शन से ग्लोबल इकोनॉमीज की तरह, और हमें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। वो अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से सेकेंड रिव्यू नहीं हो पाया, वो जरा सख्त है हमारे लिए और उस वक्त ये इकोनॉमी हम बर्दाश्त कर नहीं पाएगी उन्हें। देखिए वो एनर्जी बिल्कुल सही। डॉक्टर आयशा, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बस 30 सेकंड्स रह गए। जरा हसन साहब से भी पूछ लें इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग हियर। जी आरिफा, डॉक्टर साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है कि जो IMF प्रोग्राम है उसको चलाना हमारे लिए बहुत अहम है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए IMF प्रोग्राम्स का जनरली तरीका ये होता है कि आप इकोनॉमी को टाइटन करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई दो आरा नहीं हो सकती कि हमें IMF का प्रोग्राम लेके तो चलना है, लेकिन उनसे हमें कुछ छूट, कुछ रिलैक्सेशन चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ऑक्सीजन दें। और कुछ जो हमें एफर्ट नज़र आ रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह अब थोड़ा सा हमें उसमें एक जान नज़र आ रही है, तो ये ना हो कि कहीं उसकी ऑक्सीजन के ऊपर हम दोबारा पाँव रखते हैं और वो कहीं दोबारा बैठ जाए। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने की बहुत तफसील से हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो था पिछले दिनों में, इस हवाले से एक मुहिम चली। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो सेहत के हवाले से एक बहुत अहम चैलेंज है और वो है पोलियो। दुनिया भर के अंदर अब सिर्फ 3 ऐसे ममालिक हैं जहां पर अभी तक पोलियो का जो मर्ज है वो मौजूद है और पाकिस्तान उनमें से एक है। यहाँ अभी तक हम इसका मुकम्मल खात्मा नहीं कर पाए, बल्कि
केसेस जो थे वो काफ़ी कम हुए थे, उसके बाद फिर हमने उनके अंदर इजाफा देखा। 1 अक्टूबर 2020 तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस साल के अंदर 70 से ज़ायद केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। 2019 के अंदर जो केसेस थे वो 150 के करीब थे, जबकि 2018 के अंदर सिर्फ 12 केसेस जो थे वो सामने आए। इसी हवाले से 21 से 25 सितंबर तक मुल्क भर के अंदर एक दफ़े फिर पोलियो की जो मुहिम है वो चलाई गई, जो पिछले 6 महीने से ना हो पाई थी, मुअत्तल कर दी गई थी कोरोना के बायस। ये जो ताज़ा तरीन मुहिम थी, इसके दौरान मुल्क के अंदर तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख बच्चों को वैक्सीन दी गई, और ये काम करने के लिए 2,70,000 जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उन्होंने काम किया। मगर पोलियो के हवाले से चैलेंज अब भी मौजूद है। जैसे कि शुरू के अंदर जिक्र किया, अफगानिस्तान, नाइजीरिया के अलावा पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर अभी भी ये मर्ज मौजूद है। बाकी दुनिया के अंदर सब ममालिक में ये इराडिकेट हो गया है, और इसी हवाले से बहुत बहस होती है और ज़रूरत भी है इसको बार बार हाईलाइट करने की कि हमारे यहाँ किस तरह के ये बुनियादी समाजी मुआशरती इश्यूज़ हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, साथ में एक टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली एक्सेस का इशू है, दूर दराज इलाके हैं, ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों के अंदर हमने देखा है दूर दराज इलाकों के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, तशद्दुद का इस्तेमाल भी रहा, इसीलिए भी वहाँ रसाई मुश्किल थी, जिसकी वजह से मुश्किल रहा रियासत के लिए कंट्रोल करना पोलियो को। अब बहुत बड़ा एक साथ में जो इसके साथ कनेक्टेड इशू है और उतना ही अहम है वो ये है कि जो पोलियो वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध। 2012 से लेके अब तक 70 से ज़ायद जो पोलियो वर्कर्स हैं वो मुल्क भर के अंदर हलाक हो चुके हैं। ये चैलेंज कितना संगीन है और कब तक हम इसको ओवरकम कर पाएंगे, हम इस मर्ज से अपनी जान छुड़ा पाएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशान हामिद साहिबा, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, और डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक इन्फेक्शस डिजीज आगा खान यूनिवर्सिटी, और ये सेज के पोलियो मेंबर भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर अली, आपसे सर अगर गुफ्तगू का आगाज करें कि आपके ख्याल में इस साल कितनी बेहतरी आई है, अगर आई है, कि जो हमारी पोलियो की मुहिम थी, या कोरोना की वजह से एक एडिशनल फैक्टर है विच हैज एडेड टू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, या जो हमारे पहले से मौजूद मसाइल थे जिनकी वजह से हम पोलियो पे अभी तक काबू नहीं पा पाए? बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने आज चुना है। मैं इसमें पहले एक छोटी सी तस्हीह कर दूं आपकी कि इस वक्त 3 ममालिक नहीं है, सिर्फ 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिसमें वाइल्ड पोलियो वायरस मौजूद है। नाइजीरिया का इस साल के शुरुआत के अंदर और पिछले साल के आखिर के अंदर नाइजीरिया को फ्री करार दे दिया गया था। पाकिस्तान में इस वक्त जो पोलियो के हालात हैं, वैक्सीनेशन के कैंपेन्स के, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड की वजह से उसमें काफ़ी ठहराव आ गया था, लेकिन अभी जो कैंपेन की है और बैक टू बैक 2 कैंपेन किए हैं, पहले हाई रिस्क एरियाज में कैंपेन की, फिर पूरे नेशन वाइड कैंपेन की, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन पिलाई गई। इस सिलसिले के अंदर अगर आप इसको नोटिस करें कि इस साल पोलियो के जो केसेस हैं पिछले साल के मुकाबले में अभी तक 77 यानी तकरीबन आधे रिपोर्ट हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। जो हमारे पहले हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट रीजन से उसमें अभी हमारे पास इस वक्त के जो केसेस है वो कम रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि एक हाई सीजन के अंदर ऐसे वक्त में जब ज्यादा रिपोर्ट होते हैं पोलियो के केसेस, तो उसमें बिल्कुल ठहराव रहा है। हाँ, बिल्कुल इसको अपोजिट तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स हैं, यानी कि हम सीवेज के अंदर पोलियो का वायरस जो चेक करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद रहा है। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल भी आंखें नहीं बंद कर सकते, हमको मुतवातिर तरीके से कैंपेन चलाने पड़ेंगी और हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा रूटीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर। जी डॉक्टर नौशीन, आपने डॉक्टर फैसल की बात भी सुनी, उन्होंने बहुत अहम इश्यूज हाईलाइट भी किए, बट आप बताइएगा कि जो हमारी हालिया मुहिम रही है,
آپ کے خیال میں کتنی کامیاب رہی اور جتنے بھی ہمارے ٹارگٹ سے اہداف تھے کیا ہم ان کو پورا کرنے میں کامیاب رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ 100% سے زیادہ اچیو کیا ہے، کیونکہ جو انڈر 5 چلڈرن ٹارگٹ کیے گئے تھے، ہم نے جتنی تعداد سوچی تھی اس سے کچھ زیادہ بچے جو ہیں ان تک ہم پہنچے اور ہم نے ان کو امیونائز کیا. اور اس کے اندر جس طرح سے بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیکھیں اس وقت پولیو وائرس جو ہے وہ زیادہ کانسنٹریٹڈ کچھ ڈسٹرکٹس میں ہے، اور اس کو ہم 169 ہائی رسک یونین کاؤنسلز ہیں جس کے اندر بیسیکلی یہ وائرس جو ہے یہ موجود ہے، اور جہاں سے کیسز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. تو ان کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا تھا، یہ جو 169 ہائی رسک یونین کاؤنسلز تھیں. اور اس کے علاوہ اب جو اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے کہ ہم لوگوں نے بالکل اب اس کو ایک نئے پلان کے ساتھ اور ایک نئے اسٹریٹجی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں قطرے جو ہیں وہ پلانے تو بچے کی امیونٹی کو بلڈ کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور ہیں جو بچوں کی امیونٹی کو لو کرتی ہیں اور جو کہ پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن کا سبب بنتی ہیں. تو اب جو نئی اسٹریٹجی ہے اس کے اندر جو میل نیوٹریشن ہے، خاص طور پہ ان 169 یونین کاؤنسل، جو 169 ہائی رسک یونین کاؤنسلز ہیں، وہاں پہ ایک پیکج جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، جہاں تاکہ وہاں پر میل نیوٹریشن کو بھی ایڈریس کیا جائے. وہاں پہ جو سینیٹیشن کے مسائل ہیں، کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ سیویج کے پانی میں موجود ہوتا ہے، اور وہ پانی کسی طرح سے جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر میں جب آتا ہے تو وہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے. تو سینیٹیشن کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، کلین واٹر کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، اور جو بیسک ہیلتھ سروسز ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی ان یونین کاؤنسلز میں. اس کے علاوہ جو ہماری جو امیونائزیشن پروگرام ہے وہ اس کی کوریج جو ہے اس کے اوپر بھی کیونکہ جب تک ہم اس کو اپنی جو ہماری روٹین امیونائزیشن ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہے جو کہ ایٹ برتھ شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر برتھ سے لے کے پہلے سال کے اندر جو ہے وہ 4 ڈوزز جو ہیں پولیو کی بچوں کو ملتی ہیں. تو ان کو بھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی روٹین امیونائزیشن جو ہے اس کا دائرہ کار بھی بڑھائیں. بعض علاقوں میں یہ بہت پور اس کی کوریج تھی، بلوچستان جیسے پروونس میں 40% ہے، اسی طرح پنجاب جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر بھی 60-70% سے زیادہ نہیں تھی. ڈاکٹر فیصل، آپ نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر نوشین نے بھی ذکر کیا، نمبرز ہم کم کرتے ہیں مگر کیونکہ اس کے سوئریج کے اندر ہمیشہ پریزنس موجود ہے، ڈز دیٹ مین کہ ہمیشہ خطرہ ہے کہ نمبرز ایک دفعہ پھر بڑھ جائیں گے جیسے ہم نے دیکھا 2018-19 کے درمیان؟ کیا اب دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا اب نمبرز کم ہیں پھر بڑھ جائیں؟ بالکل، 2018 کے اندر بھی ہمارے کیسز بہت کم ہو گئے تھے، لیکن ہمارے سیویج کے سیمپل بہت زیادہ پازیٹیو تھے. تو 2019 کے ہمارے پاس جو کیسز بہت زیادہ بڑھے وہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ سیویج کے سیمپل بہت زیادہ پازیٹیو تھا. ایک جو اسٹریٹجی ہے WHO کی اور سیج کی اسٹریٹجی ہے کہ کسی بھی ملک کو اس وقت تک پولیو فری قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے سیویج کے سیمپل میں بھی وائلڈ پولیو وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہو. تو جب تک ہماری سیویج کے اندر وائلڈ پولیو وائرس ڈیٹیکٹ ہوتا رہے گا ہم بالکل بھی اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر نوشین، اس کے لیے کیا ہم کوئی خاص اسٹریٹجیز یا لاہے عمل طے کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کہ یہ جو سوریج کے اندر ہمیں بار بار اس کا پریزنس نظر آتا ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر پائیں؟ کوئی طریقہ ہے، کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جو اب تک ہم نے ٹرائی نہیں کی اب ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، میں نے آپ کو ابھی یہی بتایا تھا کہ جو ہمارا نئی اسٹریٹجی ہے، جو نیا پیکج جو اب کیا جا رہا ہے اس کے اندر کلین ڈرنکنگ واٹر اور سینیٹیشن جو ہے اس کے اوپر خصوصی فوکس ہے گورنمنٹ کا، اور اسپیشلی ہائی رسک یونین کاؤنسلز کو پہلے فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہم یہ سینیٹیشن کے حالات کو بہتر کریں اور اس کے علاوہ کلین ڈرنکنگ واٹر کی سپلائی کو انشور کریں. تو بالکل جب تک ہم ان چیزوں کو انشور نہیں کریں گے، خالی قطرے پلانا جو ہے وہ بے شک بچوں کی امیونٹی کو تو بلڈ کرتا ہے، مگر جب تک ہم اس کے روٹ کازز کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ مشکل ہو جائے گا جی پولیو کو کنٹرول کرنا. اور وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اب فوکس جو ہے ان چیزوں کے اوپر بھی ہے جو شاید پہلے نہیں تھا کبھی بھی.
तो डॉक्टर साहबा ये फिर कब तक हमें इसका जो आपकी नई जो आप स्ट्रैटेजी है जिसका जिक्र करिए, हमें कब तक इसका असर नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, या जो हम ये स्टोरेज सैंपल्स लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, कोई आपने अपने दिमाग में डेडलाइन रखी हुई है, या आप हमारी गाइडेंस के लिए हमें बताएंगी कि हम उसको देखें कि जी 6 महीने साल इसके अंदर अंदर हमें फर्क नजर आएगा? देखिए ये जो अब कैंपेन्स प्लान की गई हैं, बेशक इसके अंदर बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन आ गई थी कोविड की वजह से, क्योंकि ये सारा अमला जो था ये कोविड की सर्विसेज की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। तो अब ये चूंकि दोबारा फंक्शनल हो गया और अब ये जो बैक टू बैक कैंपेन्स हैं, अभी जो कैंपेन सितंबर में खत्म हुई है, उसके बाद 2 जो हैं वो बैक टू बैक नेशनल कैंपेन्स होंगी दिसंबर में, और ये नवंबर में और दिसंबर जनवरी के अंदर। तो ये जितनी बड़ी कैंपेन्स हो रही हैं और जिस तरीके से इनकी प्लानिंग की गई है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 जो है वो ईयर ऑफ इंटरप्शन होगा, और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर हम समझ रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी पे अमल करते हुए, और ये जो इतनी वास्ट स्केल पे कैंपेन्स हो रही हैं, 2021 में जो है वो पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो इंटरप्ट होगी, इसलिए उसको ईयर ऑफ इंटरप्शन जो है उम्मीद की जा रही है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।